Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. So students, today I will be starting with the Module A Unit 9 of IEFS, which is International Economic Organizations, in which we are going to study about IMF, World Bank and World Trade Organization. So do subscribe the channel and press the bell icon to get the timely notification of all the uploaded videos. And to get all the JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared its link in the description box. Okay, so let's start with our today's session. So इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें मेनली हम लोग जो है 3 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच इंक्लूड्स आर IMF, WTO एंड वर्ल्ड बैंक. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच इज IMF के बारे में. सो इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? सो IMF वाज फॉर्म्ड इन जुलाई 1944 and India became the member of IMF on 27 December 1945. So India is actually one of the founding members of International Monetary Fund IMF. It seeks to ensure long-term growth and prosperity of its member nations. तो IMF का मेन एम क्या होता है? इट एम्स कि जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके. अब जैसे जिन कंट्रीज को क्या है, क्राइसिस की सिचुएशन अराइज होती है, तो IMF उन कंट्रीज को क्या है, लोन प्रोवाइड करता है. ओके, मेंबर नेशंस को हेल्प करता है कि वो इजिली एक्सटर्नल फंड रेज कर सके, उनको टेक्निकल एडवाइस देता है. सो एक्चुअल में अगर मोटा मोटी बात करें तो जो IMF का मेन फंक्शन होता है, दैट इज रिलेटेड विद ओवरसीइंग द होल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम. ओके, सो ये इंश्योर करता है कि जो कंट्रीज है, जो उसके मेंबर कंट्रीज है, उनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके. Okay, so it accomplishes this task through promoting economic policies that encourage financial stability, monetary cooperation, both of which are essential for productivity improvement, job creation and economic well-being. तो ये किसके थ्रू इंश्योर करता है कि जो मेंबर कंट्रीज है उनका ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी हो सके? उसके लिए ये कई सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज डेवलप करता है. इट इंश्योर्स कि दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मेंबर कंट्रीज, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव हो सके, मॉनेटरी कोऑपरेशन हो सके. ओके, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ IMF. सो इसका पहला फंक्शन है आपका सर्विलांस ओवर द मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज. तो ये क्या करता है? जो इसके मेंबर नेशंस होते हैं, ओके, उसको सुपरवाइज करता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई है उनको वो कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. रेगुलर बेसिस पे इकोनॉमिक सिचुएशंस को क्या रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कि अगर कोई भी क्राइसिस की पोजीशन आती है तो क्या टाइमली एक्शन लिए जा सके. ओके, सो पहला फंक्शन होता है कि सर्वेज द मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, और ये सुपरवाइज करता है कि प्रॉपर कंप्लायंस हो. फाइनेंसिंग द टेम्पररी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स. तो अगर इंडिया की बात करें सो 1991, ओके, इट वाज अ टाइम व्हेन द इंडिया फेस्ड लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जब हमारे पास सिर्फ इतना ही फॉरेक्स रिजर्व्स बाकी था कि हम लोग 3 वीक्स का इंपोर्ट का ही पैसा दे सकते थे. उस समय इंडिया ने काफी ज्यादा लोन लिया था IMF से, बेल आउट पैकेज वगैरह भी दिया गया था इसको, और बट वो काफी स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ आया था IMF की तरफ से. इंडिया को एक तो अपना इंडियन रुपी क्या है, डीवैल्यूएशन उस पे करना पड़ा था, डीवैल्यू करना पड़ा था, जिससे कि एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो सके. और जैसे आपको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, सो दीज वर कंसीडर्ड टू बी द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे. सो IMF ने कहा कि भाई अपनी इंडिया को क्या है, और ज्यादा इंटीग्रेट होने की जरूरत है विद द ग्लोबल इकोनॉमी, अपनी पॉलिसीज को लिबरलाइज करने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग हटाने की जरूरत है, और ज्यादा सेक्टर्स ओपन करने की जरूरत है फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स, फॉर द फॉरेन पार्टिसिपेशन. ओके, सो IMF का ये भी फंक्शन होता है कि जैसे जो मेंबर नेशंस है, अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की सिचुएशन फेस करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब हो जाती है? जब हमारा इंपोर्ट पे हम लोग बहुत ज्यादा हेवली डिपेंडेंट हो जाते हैं और एक्सपोर्ट हमारा बहुत कम होता है इन कंपैरिजन. ओके, तो फिर हमारे पास रिजर्व फॉरेक्स होगा नहीं कि हम उसको पेमेंट कर सके और अपनी नीड्स फुलफिल कर सके.
तो ऐसे सिचुएशन में जो बीओपी क्राइसिस हो जाती है तो उसमें आईएमएफ क्या है, लोन्स प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को, और साथ में हेल्प भी करता है कि जो कंट्रीज है वो एक्सटर्नल फंडिंग भी रेज कर सके। नेक्स्ट, इट इज हेल्पफुल इन कॉम्बैटिंग द पॉवर्टी इन द लो इनकम कंट्रीज। सो जो लो इनकम कंट्रीज होती है आपकी, ओके, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज जो बहुत ही ज्यादा पॉवर्टी फेस कर रही है, तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं दैट वर इम्प्लीमेंटेड एज अ डेट रिलीफ मेजर्स which includes heavily indebted poor country HIPC and MDRI which is multilateral debt relief initiative। सो HIPC जो हेवली इंडेटेड पुअर कंट्री इनिशिएटिव होता है, यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा पुअर कंट्रीज होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेट रिडेन होती है, बहुत ज्यादा उन्होंने ऑलरेडी लोन ले चुकी हैं वो कंट्रीज, ओके, अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए बहुत ज्यादा पुअर है, तो उनको यहाँ पर क्या है, असिस्टेंस मिलती है बहुत ही ज्यादा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उनको और ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है जिससे कि वो अपना डेट्स क्या है रीपे कर सके। साथ में वही जो HIPC के अंडर में जो सक्सेसफुल कंट्रीज रहती हैं, जो मदद से, फाइनेंशियल असिस्टेंस की मदद से क्लियर आउट देयर डेट्स, तो उनको यहाँ पर और MDRI के अंदर में भी और रिलीफ मेजर्स मिलता है, जैसे कि जो पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सेट किए गए थे, ओके, बिफोर SDG, तो उसको वो लोग फुलफिल कर सके, ओके, तो उसके लिए भी यहाँ पर उनको डेट असिस्टेंस मिलता है। सो दीज वर द टू मेन इनिशिएटिव्स व्हिच वर taken as a debt relief measures, you can say, okay, for the developing poor countries। then IMF के और क्या हमारे फंक्शंस है वो देखेंगे। देन IMF ऑल्सो हेल्प्स इन मोबिलाइजिंग द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, तो वो मैंने बोला, अब जैसे कि बाहर से फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, दूसरी कंट्री से फंड बोरो करना है किसी कंट्रीज को, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लेंडर्स होते हैं वो मेनली रिलाई करते हैं ऑन IMF इंडोर्समेंट्स, कि अगर हम किसी कंट्री को लोन दे रहे हैं और अगर उसको IMF ने इंडोर्स कर रखा है, मतलब एक तरीके से IMF की अगर की गारंटी या अश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि ये चलिए आप इन बोरोवर को लोन दे दीजिए, ओके, इसका आपको रीपेमेंट मिल जाएगा, ओके, सो एक्चुअली IMF इज एक्चुअली इंडोर्सिंग द कंट्रीज पॉलिसीज एक्चुअली, कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज है एंड देयर आर नो मेजर रिस्क दैट आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग द लोन्स टू दीज कंट्रीज। So this is how IMF also helps in help assist the countries in raising the external funds. Then strengthening the international monetary system. So of course ये इसका मेन काम है कि ओवरव्यू करना, ओवरसी करना, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है। देन इट ऑल्सो लाइक कोलैबोरेट्स विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जिससे कि एक प्रॉपरली सेटलमेंट हो सके रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड ऑल। इंक्रीजिंग द ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स, इसके लिए IMF ने क्या HDR सेट किया था, स्टैब्लिश किया था, विच इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं, ये रिजर्व असेट्स होते हैं, तो जितना ज्यादा जिस भी मेंबर कंट्री का कंट्रीब्यूशन होता है, कोटा होता है, उसके हिसाब से उसको HDR मिलता है। उस HDR को क्या है, कंट्री कन्वर्ट कर सकती है इनटू एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज, जैसे जो डिफरेंट करेंसीज है ट्रेड कर रही है, ओके, तो जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज है, डॉलर है, यूरो है, उन पे इनको कन्वर्ट कर सकती है इफ दे हैव दीज HDRs, ओके। सो जो HDR की जो वैल्यू होती है वो एवरेज इसका फाइंड आउट किया जाता है, 5 इंटरनेशनल मेजर करेंसीज है, उनकी वैल्यू के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, बेस्ड होती है HDR की वैल्यू, ओके। देन है बिल्डिंग कैपेसिटी थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, तो IMF अगेन टेक्निकल एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करती है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है मेंबर नेशंस को, उनको हेल्प करती है कि वो लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह अच्छे से डेवलप कर सके। देन डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, सो ये इकोनॉमिक एनालिसिस कंडक्ट करती है ऑफ इट्स मेंबर नेशंस, ओके, एस्टिमेट्स वगैरह लेकर आती है अपनी डिफरेंट रिपोर्ट्स पे, रिसर्च वगैरह करती है, ओके। IMF इनकी कई सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश होती है IMF की टाइम टू टाइम, जैसे कि आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, वो IMF की रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट,
एंड देयर इज अ फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। तो ये सब डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं ओके जो आईएमएफ क्या है प्रोड्यूस करती है, जिसमें कि इस एस्टिमेट्स वगैरह रहते हैं कैसे ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी कैसे रहेगी, फोरकास्ट उनके प्रोवाइड करती है। ओके तो डिफरेंट इकोनॉमी को एनालाइज करके, सिचुएशन को एनालाइज करके इसमें अपनी फाइंडिंग्स वगैरह मेंशन करती है। सो इट आल्सो हेल्प्स इन डिसेमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च थ्रू पब्लिकेशन ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स। Now let's see the India's economic relations with IMF. So India is a founding member of IMF. As we have seen, it has become the member of IMF in 1945. So it is considered to be one of the founding members of IMF. Finance Minister is the ex officio governor on the board of governors of IMF. So this is very important point for you all to remember. जो IMF का board of governor होता है through which it is actually managed. So जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर होता है that is considered to be the ex officio governor of that board. In 1970, India was one of the 5 countries with the highest IMF quotas. As a result, it was given a permanent seat on the executive board of directors. So पहले के समय में इंडिया क्या है, उसके पास one of the highest IMF quota रहता था because of its highest contribution to the IMF, and thereby it was also given the permanent seat on its executive board of directors, where it has like the major controlling rights, you can say, or major decision making rights. As of late 2025, India is the 8th largest quota holder in the IMF with a quota of 2.75% of the total special drawing rights and 2.63% of the total votes. So like this is the latest data. Late 2025 की बात करेंगे, so now India is having the 8th largest quota holder. और अगर बात करें IMF से loans लेने की, so after 1993 India has not taken any kind of loans from IMF. ओके क्योंकि मेनली ये जब बहुत ही मॉनेटरी इनस्टेबिलिटी वाली सिचुएशन आती है उसी केसेस में मेनली आईएमएफ से असिस्टेंस लेती है कंट्रीज। तो जैसे हमारे 1991 वो सब में बीओपी क्राइसिस आए थे तब आईएमएफ से हेल्प ली थी इंडिया ने। वो बाद में 93 के बाद से इंडिया ने किसी भी तरीके का लोन आईएमएफ से लिया नहीं है एंड बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज कंट्रीब्यूशन तो आईएमएफ तो इंडिया के पास जो एसडीआर में जो कोटा है राइट्स है दैट इज 2.75% and total voting rights is 2.63%. Okay. So this is all about IMF, where we have discussed the functions of IMF and the India's position in relation to IMF. Next international organization जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे that is वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक है जो जिससे इंडिया क्या है काफी सारा अपना लोन्स वगैरह लेती रहती है। वर्ल्ड बैंक जैसे आईएमएफ जो लोन्स देता है वो मेनली लोन्स देता है जब किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन आती है, बट वर्ल्ड बैंक जो मेनली लोन्स देता है दैट इज फॉर द डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लोन देता है कि कंट्रीज में मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, जैसे बड़े लेवल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स वगैरह सेटअप करे जाते हैं। हमारे यहाँ जो बड़ी स्कीम्स रन होती है अंडर इरिगेशन फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फॉर द रोड हाईवे डेवलपमेंट, उन सभी में आप देखोगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वी हैव टेकन द असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है दैट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके सो वर्ल्ड बैंक इमर्ज्ड फ्रॉम द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, व्हिच वाज हेल्ड इन 1944 इन ब्रेटन वुड। सो जो वर्ल्ड बैंक कैसे सेटअप हुआ, ओके ये आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें 1944 में जिसमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही स्टैब्लिश हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। ओके वर्ल्ड बैंक इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। It offers financial solutions, policy assistance to the nations in order to help them eliminate the poverty and spread the benefits of sustainable growth to all their citizens. So it is considered to be the largest development banks. इसके 5 आर्म्स है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि लोन्स असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। ओके सो इट हेल्प्स टू इंश्योर कि सारी कंट्रीज क्या डेवलप हो सके, पावर्टी एलिमिनेट हो सके एंड देयर कुड बी द सस्टेनेबल ग्रोथ व्हिच कुड पास ऑन टू द फ्यूचर जनरेशंस। World Bank Group is a collection of 5 international institutions which are headquartered in Washington DC. So World Bank has its headquarters situated in Washington DC और इसके 5 मेजर इंस्टीट्यूशंस है जिनके फंक्शंस के बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। सो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपका डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था। सो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ IBRD, IDA एंड IFC।
एंड नॉट अ मेंबर ऑफ ICSID। अब देखिए वर्ल्ड बैंक के 5 ग्रुप्स हैं, 5 आर्म्स हैं, IBRD, IDA, IFC, ICSID और एक है आपका मीगा। सो इंडिया क्या है, इन 4 का मेंबर्स है, इन 4 का मेंबर है। मीगा का इंडिया मेंबर नहीं है। मीगा जो इसका आर्म है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये बी वाला, इसका इंडिया मेंबर नहीं है। और फाउंडर मेंबर इन 3 इंस्टीट्यूशंस का है। जब ये सेटअप हुई थी तभी इंडिया इसका मेंबर बन गया था, तो इट वाज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर मेंबर ऑफ IBRDA, ईडा एंड IFC। ICSID का भी मेंबर है बट नॉट अ फाउंडर मेंबर, और मीगा का ये मेंबर भी नहीं है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन आया था कि इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। आपका करेक्ट आंसर मीगा था, MIGA। सो ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है आर्म्स, इनके क्या मेजर फंक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका ICSID, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ओके सर, ICSID का मेनली काम क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कंट्रीज हैं उनके बीच में जैसे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है तो उससे रिलेटेड एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एज अ फोरम ऐप करते हैं, सो दैट दीज डिस्प्यूट्स कुड बी सेटल्ड बिटवीन द कंट्रीज एंड द इन्वेस्टर्स। So ICSID was founded in 1966 to mediate and resolve the legal disputes between the international investors and the states. So बाहर से दूसरी कंट्री से इन्वेस्टर्स आ रहे, इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द अदर कंट्री, ओके, और कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स, लीगल डिस्प्यूट अराइज हो रही है, सो दैट आर सेटल्ड विद द ICSID। देन द सेकेंड आर्म इज योर मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज। मीगा का मेनली काम क्या होता है, अब जैसे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जैसे दूसरी कंट्रीज में, अब ये लोग अब क्या चाहती है, वर्ल्ड बैंक यही चाहती है कि कंट्रीज डेवलप हो, उनको ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिल सके। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कई तरीके की रिस्क होती है जो जिससे वो एक्सपोज हो सकते हैं, जिसमें एक मेन रिस्क होती है पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो नहीं रहेगी उस कंट्री पे, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा ड्यू टू चेंजेस इन द पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट को नए रेगुलेशंस ले आए, तो उससे रिलेटेड ये रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ओके, सो इट encourages foreign direct investment in the developing countries by protecting the investor against the non-commercial betweens which are not considered directly to the business, okay, non-business, and the political risk, advising the governments on how to attract the investments and so on. So एक तो ये रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ओके, फ्रॉम दीज पॉलिटिकल रिस्क दैट मे अराइज टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स, और दूसरा ये एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द गवर्नमेंट्स की किस तरीके से दे कुड अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल, किस तरीके का उनको बिजनेस एनवायरनमेंट अपना क्रिएट करना चाहिए सो दैट इट कुड बी फ्रेंडली फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स, उससे रिलेटेड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आर्म है आपका IFC विच इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो इसका मेन काम होता है टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इस पे भी आपका एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि विच आर्म इज रिलेटेड विद इनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। सो ये कोशिश करती है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है, ओके, वो ग्रो हो सके, वो कंट्रीब्यूट कर सके टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, तो उनको इक्विटी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, उनको क्योंकि भाई कैपिटल की जरूरत होती है तो उससे रिलेटेड फंडिंग नीड्स उनको प्रोवाइड करना। It encourages private sector investment in the developing nations as a mean of alleviating poverty and improving people's life. It is the world's largest multilateral source of loan and equity finance for the developing world private sector initiatives. ओके, सो कंट्री के डेवलप होने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ही इनिशिएटिव्स लेते रहेगी उससे कुछ नहीं होगा। इट इज इम्पोर्टेंट कि वहां का प्राइवेट सेक्टर भी एक्सपैंड होना चाहिए, उनका भी मेजर रोल होता है, ओके, तभी क्या होगा और ज्यादा सपोर्ट मिल पाएगा इन द ओवरऑल डेवलपमेंट, तो मेनली उन्हीं को ही ये फंडिंग नीड्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका मेन काम होता है कि ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करना या इंटरेस्ट फ्री लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। जो बहुत ही ज्यादा पुअर कंट्रीज होती है उनको मेनली ये लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देती है, ओके, और जो इसका रीपेमेंट भी होता है दैट इज स्प्रेड टू ओवर 25 to 40 years with a 5 to 10 year grace period। तो मेनली इट इज बीइंग सेट अप टू हेल्प द पुअरेस्ट नेशन, जो सबसे ज्यादा पुअर कंट्रीज है उनको मेनली हेल्प करती है, ओके, कि भाई वो लोग कुछ ग्रो कर सके, कुछ डेवलप कर सके, सो उनको ये मेनली इंटरेस्ट फ्री लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करती है। काफी रिलैक्स्ड नॉर्म्स रहते हैं उनके लिए, जो रीपेमेंट पीरियड रहता है वो भी अराउंड 25 to 40 years का रहता है, सो दैट दे कुड इजिली रीपे देयर लोन्स।
IDA offers a major debt relief through the, ये जो हमने दो इनिशिएटिव्स देखे थे अंडर IMF, सो दीज आर द टू इनिशिएटिव्स, इसी के अंदर में वो हेल्प करती है दीज पुअरेस्ट कंट्रीज को विच वर हेवली इंडेटेड पुअर कंट्रीज एंड मल्टीलेटरल डेट रिलीफ इनिशिएटिव्स, जिसके अंदर पे पुअर कंट्रीज को क्या है बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फ्री मीन्स पे लोन दिया जाता है सो दैट दे कुड रीपे देयर डेट्स, और जो बाकी फंड्स है दे कुड यूटिलाइज फॉर देयर डेवलपमेंट पर्पस, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके सो दैट दे कुड ऑल्सो अचीव देयर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट इज देयर IBRD आर्म। IBRD आर्म भी आपके लोन्स प्रोवाइड करती है बट देयर फोकस इज नॉट ऑन द पुअरेस्ट कंट्रीज, देयर फोकस इज ऑन मिडिल इनकम कंट्रीज एंड द क्रेडिट वर्दी लो इनकम नेशन। अब जो ईडा में तो जो पुअरेस्ट कंट्रीज है उनका क्रेडिट वर्दीनेस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तो उनको तो वैसे भी फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन दे दिया जाता है, ग्रांट्स दे दिए जाते हैं, फ्री में पैसा दे दिया जाता है, बट यहाँ पर मेन फोकस है जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, क्रेडिट वर्दी इनकम कंट्रीज है, उनको लोन्स प्रोवाइड करना, उनको गारंटीज प्रोवाइड करना जिससे वो उनको और असिस्टेंस मिल सके फ्रॉम द अदर आर्म्स, मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, ओके, एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिस्पॉन्सेज टू द रीजनल एंड ग्लोबल क्राइसिस। अगर लार्ज स्केल पे कोई ग्लोबल क्राइसिस है, रीजनल क्राइसिस है, तो उस पे असिस्ट करना कि कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है ऐसे समय पे। इट प्रोवाइड्स एडवाइस टू द नेशंस दैट वांट टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बाकी टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है आर्म सो दैट द कंट्रीज कुड ग्रो, कैन बिकम प्रॉस्पर, कैन एलिवेट देयर पॉवर्टी, ओके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सके। सो दीज आर द मेजर 5 आर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो आई होप आपको क्लियर होगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ MIGA, पहली बात। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ दीज 3 आर्म्स, और बाकी जो ICSID है ये मेनली लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह सेटलमेंट के लिए बनी है, मीका आपका रिस्क इंश्योरेंस के लिए बनी है, IFC प्राइवेट सेक्टर बूस्ट करने के लिए बनी है, ईडा बनी है टू हेल्प द पुअरेस्ट कंट्रीज प्रोवाइडिंग देम द इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड ग्रांट्स, एंड IBRD मनी है टू मेनली प्रोवाइड द लोन्स, गारंटीज एंड अदर काइंड ऑफ असिस्टेंस टू द मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज। ओके, सो दीज आर द 5 मेजर आर्म्स, इनके आप ये मेन पॉइंट्स भी याद रखोगे सो दैट विल बी इनफ फॉर यू। नेक्स्ट हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात करेंगे दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, so World Trade Organization was established on 4th January 1995 following the conclusions of Uruguay round of trade negotiations. It replaced the General Agreement on Tariffs and Trade. So अब जैसे इंटरनेशनल लेवल पे भाई ट्रेड प्रमोट करना, उनके डिफरेंट अग्रीमेंट्स बनते हैं, ठीक है। सो पहले क्या था आपका गैट था विच वाज जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सो पहले ये आपका एक ग्लोबल ट्रेड को क्या रेगुलेट करता था, इंटरनेशनल बॉडी थी, बट इसके अंदर में जो कवरेज था दैट वाज ओनली रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स का रहता था, बट अब इसमें जरूरत था कि हमें सर्विसेज भी इंक्लूड हो सके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो सके, और साथ में एक हमारा स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी सेटअप हो सके। तो इस इन सभी के इंक्लूजन्स के लिए गैट को रिप्लेस किया गया विद द WTO। Now it also covers the agreements on tariffs and trade in both the goods and services। पहले इसमें it only used to cover the trade in goods, उससे रिलेटेड ये agreements वगैरह को देखता था, ओके, उससे रिलेटेड जो है अपना ट्रेड रूल्स है, अग्रीमेंट्स है, रेगुलेशंस है, वो सेट करता था। Now it also covers the trade in services, trade in intellectual property, also act as a stronger trade dispute settlement body. Now, these are the major functions of WTO, which is World Trade Organization. First is administering the WTO trade agreements. So, जो WTO के ट्रेड अग्रीमेंट्स है उनको ये ओवरसी करता है, ओके, क्योंकि अब इससे क्या होता है, ग्राउंड रूल सेट होते हैं फॉर कंडक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, ओके। तो जो डिफरेंट ट्रेड अग्रीमेंट्स बनते हैं उसको ये मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है। प्रोवाइडिंग फोरम फॉर द ट्रेड निगोशिएशंस, सो जो मेंबर गवर्नमेंट्स है, मेंबर कंट्रीज है, उनको निगोशिएट करना है रिलेटेड टू ट्रेड लिबरलाइजेशन, न्यू रूल्स से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। हेल्प्स टू हैंडल द ट्रेड डिस्प्यूट्स, सो अगेन ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं बिटवीन मेंबर कंट्रीज, ओके, तो उसमें क्या है, इसमें लोग शिकायत कर सकते हैं इसके अंदर में। जैसे हमने देखा भी था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कि मर्चेंडाइज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वाला था, जो
आपका उसमें क्या था, आपका यूएस ने क्या कंप्लेन कर दी थी डब्ल्यूटीओ के अंदर में, फिर रोड टैप करके आया था आपका रेमिशन ऑन ट्रेड इन गुड्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वाले में, जिसमें डायरेक्ट एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट। सो इसके अगेंस्ट में क्या है, जैसे डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल होते हैं, लोग कंप्लेन कर देते दूसरी कंट्री के अंदर, जहाँ उनको लगता है कि अगेंस्ट द डब्ल्यूटीओ रूल्स जाकर कोई कंट्री अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और इंटरनेशनल ट्रेड को हैम्पर कर रही है। ओके, तो ये सब टाइप के डिस्प्यूट्स को ये रिजॉल्व करता है। मॉनिटरिंग द नेशनल ट्रेड पॉलिसीज एज वेल, तो साथ में जो मेंबर्स कंट्रीज है उनकी जो नेशनल ट्रेड पॉलिसीज है उसको भी मॉनिटर करता है। तो ये देखता है कि दे आर अधेरिंग टू द डब्ल्यूटीओ रूल्स और नॉट। ओके, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। सो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, ओके, उनकी ट्रेड कैपेसिटी बिल्डअप हो सके उससे रिलेटेड उनको नेसेसरी असिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। देन कोऑपरेशन विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमने अभी देखे भी आपके, मेनली आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनके साथ कोऑपरेट करके वर्क करता है सो दैट ब्रॉडर इकोनॉमिक गोल्स कुड बी अचीव्ड। ओके, नेक्स्ट इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ। So India has been a member of WTO since January 1995. It has also been the member of WTO predecessor that was the GATT since July 1948. So जो WTO के पहले GATT था उसका भी इंडिया मेंबर था, और बाद में जब WTO फॉर्म हुआ in 1995, so India became the member of WTO as well. India has consistently advocated for the multilateral trading system. मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ जो बनते हैं थ्री विच इन्वॉल्व्स 3 और मोर देन 3 कंट्रीज टू लोअर द ट्रेड बैरियर्स। सो जो मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं वो मेनली डील करते हैं 3 या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो अग्रीमेंट्स बनता है, जिससे कि जो कंट्रीज आपस में क्या है टैरिफ्स वगैरह रिड्यूस करे और कॉमन रूल्स को सेटअप कर सके, सो दैट देयर कुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेट ट्रेड दैट कैन टेक प्लेस। तो उससे रिलेटेड इंडिया ने ऑफ कोर्स उसको प्रमोट करने की कोशिश करी है। इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स इंडिया ये भी चाहेगी कि कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होता है इन रिलेशन टू ट्रेड, it should be resolved in the transparent manner without favoring one or other nations. Okay, जैसे कई बार देखा जाता है, लगता भी है कि यूएस के फेवर में ज्यादा आ जाते हैं। ओके, जब भी डिस्प्यूट्स की बात आती है तो ज्यादा जजमेंट्स। India has stressed the need for special and differential treatment rules for the greater integration of emerging nations in the global economic system. साथ में ऑफकोर्स इंडिया ने ये भी एडवोकेट किया है कि जो भाई लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है, ओके, तो उनके लिए जरूरी है कि कुछ स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए जब उनको मिले, कि जिससे कि वो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर में अपने आप को इंटीग्रेट कर सके। तो कुछ जैसे कि अगर डब्ल्यूटीओ के कोई रूल्स आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको कंट्रीज को ज्यादा लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन पीरियड दिया जाए, एकदम अचानक से प्रेशर ना डाला जाए कि तुरंत ही इसका कंप्लायंस होना चाहिए। इनको इंक्रीज ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इनके ऊपर रिड्यूस टैरिफ्स लगे। ओके, और साथ में नॉन रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल अडॉप्ट हो, मतलब कि अगर डेवलप कंट्रीज कुछ कंसेशन दे रही है डेवलपिंग कंट्रीज को, तो साथ में वो ये ना डिमांड करे कि उनको भी रेसिप्रोकेशन में टैरिफ रिड्यूस टैरिफ मिले, क्योंकि ये एक्चुअली में लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को रिक्वायर्ड है एक्चुअली। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज को इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है इतना असिस्टेंस, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड। ओके, तो इसलिए स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की भी बात करी गई है। The numerous accords signed as a part of WTO have several implications for the Indian economy. So different जो भी WTO के आपके सेटअप हुए हैं डिफरेंट ईयर्स में, जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें डिफरेंट अकॉर्ड ट्रीटमेंट्स वगैरह साइन अप होते हैं और उसका मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, जहां हमने अच्छे से मेन पॉइंट्स थे वो कवर करे बेस्ड ऑन आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड वर्ल्ड बैंक। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपलोडेड वीडियोस। साथ में टू गेट ऑल द जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन, डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।